स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक और संवैधानिक दायित्व है जिसे कानून ने, संविधान ने और न्यायपालिका ने सीमाओं के साथ स्वीकार किया है। एसआईआर पर संसद में शांत, विस्तृत और निर्बाध बहस की जगह हंगामा, स्थगन और राजनीतिक टकराव हावी रहा। दिसंबर 1988 में लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ के समक्ष प्रश्न यह उठा कि क्या संसद चुनाव आयोग जैसे स्वायत्त संवैधानिक निकाय के कामकाज, प्रक्रियाओं या निर्णयों पर फ्लोर ऑफ द हाउस में चर्चा कर सकती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटना अंतिम विलोपन नहीं होता। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की पूरी प्रक्रिया मौजूद है जिसमें वास्तविक और योग्य मतदाता अपने नाम पुनः शामिल करवा सकते हैं। इस एसआईआर पर गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया। लोकतंत्र में कई बार फैसले नारे नहीं करते, संख्याएं करती हैं, और जब ये संख्याएं बहुत छोटी हों तो हर नाम, हर वोट अपने आप में एक सवाल बन जाता है। बंगाल के दिनहाटा को देखिए। वर्ष 2021 में यहां जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ 57 वोट का था और उसी इलाके में एसआईआर के दौरान हजारों नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। अब जरा बुरवान की तरफ बढ़िए। यहां जीत का अंतर था करीब 2500 वोट, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में इनकी मैन्युअली गिनती करने पर लगभग 10,700 नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए। और अब बंगाल के ही पंडाबेश्वर इलाके की बात करते हैं। वर्ष 2021 में तृणमूल कांग्रेस को 73,922 वोट मिलते हैं, जबकि भाजपा को 70,119 वोट मिलते हैं। यानी जीत का अंतर सिर्फ 3,803 वोट। लेकिन एसआईआर में यहां से लगभग 18,248 नाम मतदाता सूची से हट जाते हैं। अब सवाल किसी एक सीट का नहीं रह जाता। सवाल यह बन जाता है कि जब जीत का अंतर कहीं 57 वोट, कहीं 2,500 वोट और कहीं 3,803 वोट हो और उसी दौरान हजारों, 10,000, यहां तक कि 18,000 नाम मतदाता सूची से हटते हों, तो क्या यह सोचना गलत है कि अगर यही सत्यापन, यही एसआईआर, यही आंकड़े चुनाव से पहले सामने होते तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी? यह कोई दरअसल आरोप नहीं है, यह कोई फैसला नहीं है, यह सिर्फ आंकड़ों से पैदा हुआ एक सवाल है। और लोकतंत्र में सवाल पूछना कमजोरी नहीं, जिम्मेदारी होती है। We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table. पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? इसका उत्तर केवल राजनीतिक बहस में नहीं, बल्कि उपलब्ध आंकड़ों में छुपा है। एसआईआर की शुरुआत 4 नवंबर को हुई और शुरुआती जांच में ही यह बात सामने आई कि 58.21 लाख मतदाता पश्चिम बंगाल में ऐसे हैं जिन्हें हटाने के लिए चिन्हित किया गया। जब संसद में एसआईआर का मुद्दा उठा तो स्थिति सामान्य बहस जैसी नहीं रही। यह कोई ऐसा दिन नहीं था जब सभी पक्ष बैठकर क्रमबद्ध चर्चा कर पाए हों। जैसे ही शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने एसआईआर को लेकर तत्काल चर्चा, इमीडिएट डिबेट की मांग की। विपक्ष का तर्क था कि मतदाता सूची से जुड़े इतने बड़े पैमाने के बदलाव को बिना संसद में विस्तार से चर्चा किए आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से यह कहा गया कि यह विषय इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर चर्चा के लिए नियमों के तहत नोटिस और समय तय होना चाहिए। यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। विपक्षी सांसदों ने अपनी सीटों पर बैठे रहने के बजाय नारेबाजी शुरू की। कुछ सांसद वेल ऑफ द हाउस में आ गए और लगातार यह मांग दोहराते रहे कि एसआईआर पर तुरंत चर्चा हो। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बार बार व्यवधान हुआ।
कई मौकों पर सभापति और स्पीकर ने विपक्ष से अपील की कि वे अपनी सीटों पर लौटें और नियमों के तहत अपनी बात रखें, लेकिन हंगामा जारी रहा। नतीजा यह हुआ कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही पूरी तरह ठप हो गई। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष ने पूरी बहस में भाग लिया, लेकिन बैठकर नहीं। यह कहना तथ्यात्मक रूप से सही होगा कि विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, कई बार स्टैंडिंग प्रोटेस्ट भी किया और सदन के भीतर रहकर भी सामान्य चर्चा की प्रक्रिया को बाधित किया। सरकार और सत्ता पक्ष का पक्ष यह रहा कि यदि विपक्ष वास्तव में एसआईआर पर गंभीर चर्चा चाहता है तो उसे नियमों के तहत बहस की अनुमति लेनी चाहिए, ना कि कार्यवाही को रोककर दबाव बनाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष यह नहीं है कि किसी एक पक्ष ने गलत किया या भाग गया, लेकिन यह निष्कर्ष जरूर निकलता है कि एसआईआर पर संसद में शांत, विस्तृत और निर्बाध बहस की जगह हंगामा, स्थगन और राजनीतिक टकराव हावी रहा। यानी सवाल संसद में उठा, मुद्दा रखा गया, आपत्तियां दर्ज हुई, लेकिन जिस तरह की गंभीर तथ्य आधारित चर्चा ऐसे विषय को चाहिए थी वह उस समय संभव नहीं हो सकी। और यही कारण है कि आज एसआईआर पर बहस संसद से ज्यादा सार्वजनिक मंचों, मीडिया और नागरिक संवादों में हो रही है। राज्यसभा की प्रक्रिया में रूल 267 को अक्सर असाधारण शक्ति की तरह समझा जाता है, क्योंकि यह सामान्य संसदीय दिनचर्या को एक झटके में रोक देने की क्षमता रखता है। इस नियम की आत्मा यह है कि यदि कोई विषय इतना गंभीर और तत्काल सार्वजनिक महत्व का हो कि सामान्य सूचीबद्ध कार्यसूची के भीतर उसका अध्याय न हो सके, तो सांसद चेयरमैन अर्थात उपराष्ट्रपति की अनुमति से सदन के नियमों को अस्थायी रूप से स्थगित करने का प्रस्ताव रख सकता है। अनुमति मिल जाए और सदन सहमत हो जाए तो उस दिन का तय एजेंडा अलग रखकर केवल उसी मुद्दे पर चर्चा होती है। इसलिए रूल 267 को सब कुछ रोक कर चर्चा वाली प्रक्रिया कहा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसका प्रयोग आदर्शतः विरले ही होना चाहिए, क्योंकि यह संसदीय परंपरा की सामान्य गति को रोककर आपात प्रकृति का मंच बना देती है। यही वजह है कि राजनीतिक और संसदीय दोनों स्तरों पर इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाले औजार की तरह देखा जाता है, जहां मुद्दा बड़ा हो, समय कम हो और सार्वजनिक उत्तरदायित्व टालने योग्य ना रहे। लेकिन इसी बिंदु पर वर्ष 1988 की वह ऐतिहासिक रूलिंग सामने आती है जिसे हाल के विवादों में बार बार उद्धृत किया गया। दिसंबर 1988 में लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ के समक्ष प्रश्न यह उठा कि क्या संसद चुनाव आयोग जैसे स्वायत्त संवैधानिक निकाय के कामकाज, प्रक्रियाओं या निर्णयों पर फ्लोर ऑफ द हाउस में चर्चा कर सकती है। जाखड़ जी की रूलिंग का मूल विचार यह था कि चुनाव आयोग संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। उसकी कार्रवाइयों की वैधता और समीक्षा का मंच संसद का शोरगुल नहीं बल्कि न्यायिक और वैधानिक प्रक्रिया है। इसलिए आयोग की कार्रवाइयों पर संसदीय बहस यदि उसे आलोचना या समीक्षा के रूप में चलाया जाए तो वह स्वायत्तता पर चोट कर सकती है जिस संविधान ने आयोग को निष्पक्षता के लिए दिया है। जाखड़ जी की रूलिंग का सार यही था कि जब तक संविधान में संशोधन कर चुनाव आयोग को औपचारिक रूप से संसदीय निगरानी के दायरे में न लाया जाए तब तक उसके फंक्शनिंग या निर्णयों पर सदन के भीतर सीधे सीधे बहस की अनुमति नहीं दी जा सकती। एसआईआर के विवादों में इन दोनों संदर्भों रूल 267 और जाखड़ जी की 1988 की रूलिंग का उपयोग ठीक इसी संवैधानिक परंपरागत तर्क को स्थापित करने के लिए किया गया। जब बिहार के संदर्भ में एसआईआर पर सीधी विषय विशेष बहस की मांग उठी तो विपक्ष ने राज्यसभा में रूल 267 के तहत नोटिस देकर आग्रह किया कि सामान्य कार्यसूची को रोककर इस मुद्दे पर पूर्ण बहस होनी चाहिए, पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी ने इन नोटिसों को स्वीकार नहीं किया। उनके निर्णय के
पीछे वही तर्क बताया गया कि चुनाव आयोग की कार्यवाही, चाहे वह मतदाता सूची का पुनरीक्षण ही क्यों ना हो, उस पर संसद के फ्लोर पर बहस नहीं हो सकती। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर संसद में जो टकराव बना वह किसी एक दिन या एक बयान का परिणाम नहीं था, बल्कि संवैधानिक व्याख्या, संसदीय परंपरा और राजनीतिक आशंका, इन तीनों के संगम से पैदा हुआ गतिरोध था। शुरुआत में सत्ता पक्ष का रुख तकनीकी और संवैधानिक था, जबकि विपक्ष ने उसे रुख को राजनीतिक अर्थ देकर चुनौती दे डाली। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बार बार यह स्पष्ट किया कि SIR चुनाव आयोग की प्रशासनिक प्रक्रिया है, न कि सरकार की कोई नीति। उनका तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों की तैयारी, संशोधन और पुनरीक्षण का पूर्ण अधिकार है और संसद परंपरा के अनुसार किसी स्वायत्त संवैधानिक निकाय के कार्यान्वयन या निर्णयों पर सीधे बहस नहीं कर सकती। इसी आधार पर सरकार ने यह रेखा खींची कि SIR की प्रक्रिया पर चर्चा नियमों के खिलाफ होगी, जबकि व्यापक चुनावी सुधारों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहस के लिए वह तैयार है। यहीं से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच परिभाषा का संघर्ष शुरू होता है। विपक्ष, विशेषकर इंडिया गठबंधन के दल, यह कह रहे थे कि बिहार जैसे राज्यों में SIR के दौरान बड़े पैमानों पर नाम कटने के आरोप सामने आए हैं, इसलिए संसद में सीधे सीधे बिहार SIR पर बहस होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने राज्यसभा में रूल 267, रूल 267 के तहत नोटिस दिए, जो कि संसदीय प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली औजार माना जाता है, क्योंकि इसके तहत पूरा दिन के सामान्य कामकाज रोककर किसी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराई जा सकती है। लेकिन सरकार और पीठासीन अधिकारियों ने इन नोटिसों को स्वीकार नहीं किया। उपसभापति हरिवंश और मंत्रियों ने 1988 की स्पीकर बलराम जाखड़ की रूलिंग का हवाला दिया। उस रूलिंग में यह स्पष्ट किया गया था कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है और संसद उसके कामकाज या फैसलों पर टिप्पणी नहीं कर सकती। जाखड़ का तर्क यह था कि यदि संसद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयों पर बहस करने लगे तो आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर आंच आएगी। जब तक संविधान में संशोधन कर चुनाव आयोग को औपचारिक रूप से संसदीय निगरानी के अधीन न लाया जाए, तब तक उसके कार्यों पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं है। सरकार ने इसी रूलिंग और परंपरा को आधार बनाकर कहा कि रूल 267 के तहत SIR पर बहस नियमों के विरुद्ध होगी। इसके साथ एक और तर्क जोड़ा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए उसी विषय पर संसद में विस्तृत बहस न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप मानी जा सकती है। विपक्ष ने इस पूरे रुख को तकनीकी ढाल बताया। उनका आरोप था कि सरकार संवैधानिक तर्कों की आड़ में वास्तविक बहस से बच रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर कहा कि यदि SIR पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है तो सरकार को संसद में इस पर चर्चा से डर क्यों है। बार बार नारेबाजी, वेल में आना, खड़े होकर विरोध और वॉकआउट देखने को मिले। कई दिन ऐसे रहे जब सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और कोई शांत संरचित बहस संभव नहीं हो सकी। इस गतिरोध का दिलचस्प पहलू यह है कि दोनों पक्ष बहस से इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि बहस की सीमा पर लड़ रहे थे। सरकार कह रही थी SIR पर नहीं, चुनावी सुधारों पर चर्चा होगी, और विपक्ष कह रहा था चुनावी सुधारों की आड़ में SIR को बाहर मत रखिए। अंततः इसी खींचतान के बाद शीतकालीन सत्र में एक समझौते जैसा रास्ता निकला, जहां चर्चा का औपचारिक शीर्षक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रखा गया। लेकिन SIR जैसे से नहीं भाग रही, लेकिन SIR संसद का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि यह चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह सुधारों पर ठोस सुझाव देने के बजाय यह नैरेटिव गढ़ रहा है कि सरकार मतदाता सूचियों से नाम कटवा कर चुनावी लाभ लेना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम को यदि समग्रता में देखा जाए तो निष्कर्ष किसी एक पक्ष के भागने या छिपाने का नहीं निकलता। सत्ता पक्ष का औपचारिक रुख यह था कि नियम, प्रेसिडेंट और संवैधानिक सीमाएं उन्हें SIR पर सीधी बहस की अनुमति नहीं देती हैं। वहीं विपक्ष ने इस रुख को राजनीतिक भाषा में ढालकर यह दिखाने की कोशिश की कि सरकार संवेदनशील मुद्दे पर पारदर्शिता से बच रही है। वास्तविकता इन दोनों के बीच स्थित है।
जहां संसद में एसआईआर पर शांत, विस्तृत और निर्बाध बहस नहीं हो पाई और मामला हंगामे, स्थगन और परिभाषाओं की लड़ाई में उलझ गया। इस तरह एसआईआर विवाद का एक बड़ा हिस्सा वस्तुतः मतदाता सूची से अधिक उस प्रश्न पर टिक गया कि संसद में चर्चा की सीमा कहां तक है और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन कौन तय करेगा। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर वोट चोरी का भी आरोप मुख्यतः एक राजनीतिक नैरेटिव के रूप में सामने आता है, न कि अब तक न्यायिक रूप से स्थापित तथ्य के रूप में। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस का कहना है कि गहन पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जिससे चुनावी संतुलन प्रभावित हो सकता है। यह चिंता लोकतंत्र में उठाई जा सकती है, लेकिन यह निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या इन आरोपों को संवैधानिक कानूनों या न्यायिक स्तर पर प्रमाणित किया जा सकता है। अभी तक इसका उत्तर नकारात्मक है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटना अंतिम विलोपन नहीं होता। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की पूरी प्रक्रिया मौजूद है, जिसमें वास्तविक और योग्य मतदाता अपने नाम पुनः शामिल करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी अब तक ऐसा कोई ठोस सार्वभौमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि एसआईआर का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से वैध मतदाताओं को हटाकर वोट चोरी के लिए किया गया हो। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया नई नहीं है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में कई बार इंटेंसिव या स्पेशल रिवीजन कराए हैं, जब भी यह महसूस हुआ कि मतदाता सूची जमीनी वास्तविकताओं से पीछे रह गई है। यदि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों, स्थानांतरित लोगों, डुप्लीकेट नामों या नागरिकता संदेह वाली प्रविष्टियों को बनाए रखना ही लोकतंत्र की रक्षा माना जाए, तो यह तर्क स्वयं लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है। लोकतंत्र की निष्पक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि वोट वही दें जिसे संविधान ने यह अधिकार दिया है। वोट चोरी का आरोप तब और भी कमजोर पड़ जाता है जब यह देखा जाता है कि अभी तक भारत की किसी भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि एसआईआर या मतदाता सूची पुनरीक्षण का प्रयोग सत्ता पक्ष द्वारा चुनावी लाभ के लिए किया गया है। अदालतों ने उल्टे यह कहा है कि यदि कहीं प्रक्रिया में मनमानी या गैर कानूनी तरीके या वास्तविक मतदाताओं के बड़े पैमाने पर बहिष्करण के प्रमाण मिलते हैं तो पूरी एक्सरसाइज न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगी और जरूरत पड़ने पर रद्द भी की जा सकती है। यानी संवैधानिक निगरानी अभी भी मौजूद है। राजनीतिक दृष्टि से यह भी देखा गया है कि वोट चोरी का नैरेटिव प्रायः उन्हीं राज्यों में तेजी से उभरता है जहां चुनावी परिणाम विपक्ष के पक्ष में नहीं रहे। जहां वही दल सत्ता में आते हैं या चुनाव जीतते हैं, वहां मतदाता सूची की शुद्धता अचानक विवाद का विषय नहीं रहती। यह पैटर्न यह संकेत भी देता है कि समस्या केवल एसआईआर में नहीं बल्कि चुनावी हार की व्याख्या में भी हो सकती है। इसलिए तथ्यात्मक निष्कर्ष यही है कि वोट चोरी का आरोप एक गंभीर राजनीतिक दावा तो है, लेकिन अभी तक वह सिद्ध तथ्य नहीं बन पाया है। लोकतंत्र में ऐसे आरोपों पर बहस होनी चाहिए, सवाल उठने चाहिए और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन जब तक अदालतें या संवैधानिक संस्थाएं इसे प्रमाणित ना कर दें, तब तक एसआईआर को वोट चोरी कहना तथ्य से अधिक राजनीति की श्रेणी में ही आएगा। अंततः प्रश्न यह नहीं कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किसके पक्ष में है या किसके विरुद्ध, बल्कि यह है कि लोकतंत्र किसके भरोसे चलना चाहिए। यदि मतदाता सूची मृत, डुप्लीकेट या अपात्र नामों से भरी हो तो चुनाव की निष्पक्षता अपने आप संदिग्ध हो जाती है, और यदि हर सुधार को वोट चोरी कहकर खारिज कर दिया जाए तो लोकतंत्र को भीतर से मजबूत करने की कोई प्रक्रिया ही शेष नहीं रहती। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि एक प्रशासनिक और संवैधानिक दायित्व है जिसे कानून ने, संविधान ने और न्यायपालिका ने सीमाओं के साथ स्वीकार किया है।
जहां गलती होगी वहां सुधार का रास्ता खुला है, जहां मनमानी होगी वहां अदालतें मौजूद हैं। लेकिन बिना प्रमाण के हर शुद्धिकरण को साजिश कहना न लोकतंत्र को मजबूत करता है न नागरिक भरोसे को। लोकतंत्र की असली रक्षा नारों से नहीं, साफ प्रक्रियाओं, पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी से होती है। और यदि एसआईआर इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरता है तो यकीन मानिए इसे विवाद नहीं, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। यही फर्क है राजनीति और लोकतंत्र के बीच।